फिल्म शुरू होने से पहले एक प्रस्तावना दिखाई जाती है जिसमें बताया गया है कि वैश्विक आबादी का 40% से अधिक लोग नींद के पक्षाघात का अनुभव करते हैं। भयावह बात यह है कि इनमें से अधिकांश लोगों ने राक्षसी संस्थाओं द्वारा हमला किए जाने का अनुभव किया है। शुरुआती दृश्य में हम सोफी नाम की एक युवा लड़की को देखते हैं जो अपनी मां हेलेना की चिल्लाने की आवाज से जाग जाती है। वह सावधानी से अपने माता पिता के कमरे की ओर जाती है, लेकिन अचानक उसकी मां बाहर आती है और उसे गले लगा लेती है। वह सोफी से कहती है कि वह अंदर न देखे। हालांकि बच्ची गलती से अंदर देखती है और अपने पिता की मृत्यु का भयानक दृश्य देखकर चौंक जाती है। अगले दृश्य में हमारा परिचय केट पुलर नामक एक आपराधिक मनोवैज्ञानिक से होता है जो अपने अपार्टमेंट में उठती है और अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करती है। कुछ ही समय बाद उसे मैकार्थी नाम के एक जासूस का फोन आता है जो उसे हेलेना के आवास पर बुलाता है। पहुंचने पर जासूस मैकार्थी ने उसे सूचित किया कि हेलेना ने उसके पति की हत्या कर दी है। वह केट से यह निष्कर्ष निकालने के लिए कहता है कि उसे एक मानसिक संस्थान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए या नहीं। केट को सबसे पहले हेलेना के पति का बेजान शरीर दिखाया जाता है जिसकी आंखें लाल हो गई हैं और उसका शरीर असामान्य तरीके से मुड़ा हुआ है। इसके बाद केट सोफी का साक्षात्कार लेने जाती है जो अपने दादा के कमरे में बिस्तर के नीचे छिपी हुई है। घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की उम्मीद में केट बिस्तर के नीचे रेंगती है और किसी तरह बच्चे को बात करने के लिए मनाती है। सोफी उसे बताती है कि जिसने उसके पिता को मारा है वह मेरा है। उलझन में केट फिर मीरा के बारे में पूछने के लिए हेलेना के पास जाती है, लेकिन वह नाम सुनते ही घबराकर चिल्लाने लगती है। बाद में हेलेना को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। उसने खुलासा किया कि उसके पति का अफेयर चल रहा था और इससे उनकी शादी में बड़ी दरार आ गई। हालांकि हेलेना ने वादा किया कि उसने अपने पति की हत्या नहीं की। उनके अनुसार उस भयावह रात में जब उन्हें कमरे में किसी बुरी उपस्थिति का एहसास हुआ तो उन्हें नींद का पक्षाघात हो गया। कुछ ही देर में नींद की राक्षसी मीरा अपने पति की छाती पर चढ़ गई और उसे मार डाला। यह सब सुनकर जासूस मैकार्थी का मानना है कि हेलेना मानसिक रूप से अस्थिर है, इसलिए वह उसे एक मानसिक संस्थान में स्थानांतरित करने की वकालत करता है। जब केट को हत्या के संबंध में कोई सबूत नहीं मिला तो उसने हेलेना को मानसिक अस्पताल भेजने के कागजात पर भी हस्ताक्षर कर दिए। कुछ ही समय बाद हेलेना को अपनी बेटी को आखिरी बार देखने की अनुमति दी गई, लेकिन जल्द ही अधिकारियों ने उन्हें अलग कर दिया। बाद में जैसे ही घड़ी आधी रात को बजाती है, केट को नींद के पक्षाघात का सामना करना पड़ता है, जिसके दौरान वह अपनी रसोई में एक अजीब आकृति देखती है। जब आकृति चली जाती है तो वह जल्द ही सामान्य हो जाती है। इसके बाद उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वह हेलेना के घर से जुटाए गए सबूतों को खंगालना शुरू कर देती है। एक नोट उसका ध्यान खींचता है जिसमें एक संदेश है जो कहता है, ताकाहाशी सब कुछ जानता है। अगले दिन वह घटना के बारे में बात करने के लिए ताकाहाशी के घर जाती है। हालांकि उसे उसकी क्षत विक्षत लाश मिलती है जिसे हेलेना के पति की तरह ही मार दिया गया था। यह उसे जासूस मैकार्थी को बुलाने के लिए प्रेरित करता है जो मानता है कि हेलेना ने उन दोनों को मार डाला। केट उसे और अधिक गहराई से जांच करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जासूस उससे कहता है कि वह उसके काम में हस्तक्षेप न करे। निश्चिंत होकर केट हेलेना से बात करने के लिए मानसिक संस्थान की ओर बढ़ती है। वह उससे ताकाहाशी और डॉगी नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसके पिता ने दावा किया था कि वह हत्यारा है। इसके बाद हेलेना ने अपने पति की कहानी साझा करते हुए कहा कि उन्हें नींद की समस्या थी, इसलिए वे डो एलिस द्वारा संचालित स्लीप पैरालिसिस सहायता समूह में गए। यह वही स्थान है जहां उनकी मुलाकात ताकाहाशी और डॉगी से हुई थी। इसके अलावा हेलेना उसे अपनी बाईं आंख पर एक लाल निशान दिखाती है, यह दावा करते हुए कि मारा उसके पीड़ितों को चिन्हित करता है और वह भी उसके लिए आ रही है। वह केट से विनती करती है कि वह उसे अपनी बेटी को आखिरी बार देखने दे, नहीं तो वह यहीं अकेले मर जाएगी। यह सब सुनने के बाद केट ने स्लीप पैरालिसिस सहायता समूह में भाग लेने का फैसला किया, जहां वह डॉगी सहित नींद की समस्याओं से पीड़ित कई लोगों से मिलती है। सत्र के दौरान हर कोई साझा करता है कि जब वे नींद की पक्षाघात से पीड़ित होते हैं तो उन्हें एक राक्षसी इकाई दिखाई देती है। हालांकि एक व्यक्ति का कहना है कि वह कुष्ठ रोग देखता है। फिर डॉगी अचानक उठता है और जोर देकर कहता है कि मारा असली है। वह सभी को यह भी सुझाव देता है कि न सोए, अन्यथा वे भी मारे जाएंगे। डॉ एलिस इन दावों को मतभ्रम कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन डॉगी चश्मे वाले समूह के सदस्यों में से एक शाउल की ओर इशारा करते हुए दावा करते हैं कि वह आज रात मर जाएगा। इसके अलावा वह शाउल का चश्मा भी उतार देता है, जिससे पता चलता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई हैं। यह एक संकेत है कि मारा उसके आसपास है। समूह सत्र के बाद केट शाउल की आसन्न मृत्यु के बारे में डॉगी के दावों को साझा करने के लिए जासूस मैकार्थी के पास जाती है। हालांकि जासूस अपनी चिंताओं को दूर कर देता है, जैसे कि वह एक बकवास जासूस है, और चला जाता है। इससे केट निराश हो जाती है और अंततः वह इसे बंद करने का निर्णय लेती है। घर पहुंचने पर वह अपना वॉइसमेल चलाती है और हेलेना का एक संदेश सुनती है जिसमें सहायता की गुहार लगाई जाती है क्योंकि मारा उसके लिए आ रही है। खुद को शांत करने की कोशिश में केट ने एक पेड़ डाला और अंततः अपने सोफे पर सो गई। दुर्भाग्य से कुछ ही सेकंड बाद वह नींद के पक्षाघात की स्थिति में जागती है और फिर से उसी आकृति का सामना करती है। हद 1। अपनी मेज के नीचे से आकृति गायब होते ही वह अचानक उठ जाती है। इस बीच शाउल उस इकाई से इतना भयभीत हो जाता है कि वह चर्च के सामने आत्मदाह करके अकल्पनीय कार्य करता है। हाँ, कुछ देर बाद जासूस मैकार्थी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं।
फिर उसे केट की कहानी याद आती है कि कैसे डॉगी ने मौत की भविष्यवाणी की थी। चिंतित होकर वह जल्दी से केट के पास पहुंचता है और वे शाउल को मौत के घाट उतारने के डर से डॉगी को पकड़ लेते हैं। यह सही है, वह इतना डरा हुआ था कि उसने खुद को आग लगा ली। डॉगी तब तक कुछ नहीं बताता जब तक केट उससे मारा के बारे में नहीं पूछती। उसने खुलासा किया कि ताकाहाशी ने उसे पहली बार देखा था। उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अब यकीन है। डॉगी के मुताबिक मारा लंबे समय से लोगों को मार रहा है। इसके बाद वह अपनी आंखों में लाल निशान दिखाते हुए कहते हैं कि यह निशान पड़ने के बाद किसी को नींद नहीं आती। जासूस को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन वे उसे जाने देने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस पूछताछ के बाद जासूस मैकार्थी ने हेलेना को रिहा करने का विकल्प चुना क्योंकि डॉगी अब उनका मुख्य संदिग्ध है। इस अच्छी खबर के साथ केट हेलेना को लेने के लिए मानसिक संस्थान में जाती है, लेकिन उसे अपने पति की तरह ही मृत पाती है। इससे वह टूट जाती है और वह उस गरीब महिला की मौत के लिए खुद को दोषी मानने लगती है। इसके बाद केट अपने घर के बाथटब में आराम तलाशती है और खुद को आराम देने की कोशिश करती है। कुछ मिनट बाद वह सो जाती है और जल्द ही नींद के पक्षाघात की स्थिति में जाग जाती है। तभी पर्दे के पीछे से उसका सामना मारा यीशु से होता है। कुछ क्षण बाद आकृति गायब हो जाती है, जिससे वह अपनी गतिशीलता पुनः प्राप्त कर लेती है। तब केट को फर्श पर पैरों के निशान मिलते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि मारा कोई मतिभ्रम नहीं है बल्कि वास्तविकता है, जब तक कि वह पैरों के निशानों को भी भ्रमित न कर रही हो। मामले को बदतर बनाने के लिए उसकी आंख में एक लाल निशान भी पाया गया, जो दर्शाता है कि वह अगला लक्ष्य है। अगले दिन केट जासूस मैकार्थी के कार्यालय में घुस जाती है और मानसिक संस्थान में हेलेना की मौत का वीडियो फुटेज देखती है। इस फुटेज में वह हेलेना के ऊपर एक अंधेरी छाया जैसी आकृति देखती है जो उसका गला घोंटकर हत्या कर रही है। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए केट डॉगी से मिलने जाती है, जिसकी बाईं आंख अब पूरी तरह से लाल हो गई है। उसे पता चलता है कि डॉगी मारा और उसके पीड़ितों के बीच संबंध और वह उन्हें क्यों मार रही है, इसका पता लगाने के लिए बहुत सारे शोध कर रहा है। वह मारा के इतिहास और उसकी दर्ज की गई मौतों के बारे में बताता है और उसका चक्र एक त्रासदी के बाद शुरू होता है। डॉगी के निष्कर्षों के अनुसार मारा चरणों में प्रकट होता है। सबसे पहले एक व्यक्ति लकवाग्रस्त है और वे उसे देखते हैं। दूसरे, मारा व्यक्ति को चिन्हित करता है। तीसरा, व्यक्ति शारीरिक संपर्क में आता है और अंतिम चरण में व्यक्ति जागते हुए भी मारा को देख सकता है, परंतु यदि वे सो जाएं तो मर जाएंगे। डॉगी का यह भी दावा है कि मारा तभी प्रकट होता है जब कोई गहरी नींद में होता है। इसके परिणाम स्वरूप वह केवल बिजली की झपकी लेता है, 20 मिनट के अंतराल में अलार्म लगाता है और उसे जगाए रखने के लिए तेज संगीत चालू करता है। इस जानकारी को पचाने में असमर्थ केट डो एलिस से बात करने जाती है और उसे हेलेना का वीडियो फुटेज दिखाती है। दुर्भाग्य से डॉक्टर मारा में विश्वास नहीं करता है और नींद के पक्षाघात को किसी के सांस्कृतिक प्रभाव की अभिव्यक्ति मानता है। डो एलिस, इसका क्या मतलब है? उसी रात केट गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन एक अजीब आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह उठती है और हेलेना को देखकर चौंक जाती है, जो उसे बताती है कि उसने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। शुरुआती डर के बावजूद केट फिर से शांत हो गई और फिर से नींद में चली गई। आधी रात के समय वह जागती है और एक बार फिर नींद के पक्षाघात का अनुभव करती है। इस बार वह मारा को देखती है, जो उसकी छाती पर बैठती है और उसकी गर्दन पर हाथ रखती है। कुछ ही क्षण बाद वह आकृति गायब हो गई, जिससे केट उठी और उसका गला घुटने लगा। दूसरी ओर डॉगी का जनरेटर बंद हो जाता है, जिससे उसकी अलार्म घड़ियां बंद हो जाती हैं और उसे सुरक्षा सीमा से अधिक सोना पड़ता है। वह अचानक उठता है और घबरा जाता है, यह विश्वास करते हुए कि वह अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। आसन्न मौत के डर से प्रेरित होकर उसने तुरंत केट को फोन किया और उसे बचाने के लिए उसकी मदद मांगी। अब जब वह सो जाने से डरता है तो डॉगी अत्यधिक कदम उठाता है और उसकी पलकें काटने का प्रयास करता है। लानत है डॉगी! लेकिन सौभाग्य से केट ठीक समय पर आ जाती है और उसे डो एलिस के पास ले जाती है। वहां उसे नियंत्रित वातावरण में कड़ी निगरानी में रखा गया है। डो एलिस ने उसे आश्वासन दिया कि वह जितना चाहे सो सकता है। यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो वह डॉगी को जगाने का वादा करता है। हालांकि सोने से पहले डॉगी ने अपने अतीत के अपराध को साझा किया, जब उसने युद्ध के दौरान गलती से निर्दोष लोगों को मार डाला था। लानत है डॉगी! जैसे ही डॉगी सो जाता है, केट पास के सोफे पर बैठ जाती है, जबकि डो एलिस और उसके सहकर्मी नियंत्रण कक्ष में हैं, डॉगी की स्थिति और उसके सांस्कृतिक प्रभाव की सतर्कता से निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही आधी रात होती है, डो एलिस और उनके सहकर्मी का ध्यान भटक जाता है और इसी समय मारा आ जाती है। केट जाती है, लेकिन स्लीप पैरालिसिस के कारण अटक जाती है। इस अवस्था में वह मारा को देखती है, जो डॉगी की ओर बढ़ता है और उसकी गर्दन मरोड़ना शुरू कर देता है। यह अचानक डो एलिस का ध्यान आकर्षित करता है, जिससे वह डॉगी की ओर भागने के लिए प्रेरित होता है। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, डॉगी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मारा केट की ओर बढ़ता है, लेकिन डो एलिस समय रहते उसे जगाने में सफल हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु बच जाती है। हालांकि अब केट की आंखें और भी अधिक लाल हो गई हैं, जिसका अर्थ है कि वह तीसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। हाँ, वह बहुत पकी हुई है। बाद में जब पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही थी, जासूस मैकार्थी को एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि सोफी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब केट को यह पता चला तो वह अस्पताल पहुंची।
जहां उसे पता चलता है कि बच्चा भी मारा की चपेट में आ गया है और पहले से ही अंतिम चरण में है। केट फिर सोफी के दादाजी से उसे जगाए रखने का अनुरोध करती है, लेकिन उसकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं क्योंकि दादाजी बहरे हैं और उसे चले जाने के लिए कहा गया है। अगले दृश्य में दृढ़ निश्चयी केट डॉगी की झोपड़ी में लौटती है और सभी पीड़ितों का एक ग्राफ बनाती है और उनके बीच संबंध जोड़ने का प्रयास करती है। डॉगी की युद्ध संबंधी यादगार चीजें ढूंढने के बाद वह टुकड़ों को एक साथ रखना शुरू करती है। डगलस को युद्ध के दौरान निर्दोष लोगों की हत्या का दोषी महसूस हुआ। शाउल गलती से अपनी मां की मृत्यु के कारण टूट गया था। हेलेना के पति को अफेयर के लिए दोषी महसूस हुआ। हेलेना ने अपने आसन्न तलाक के लिए खुद को दोषी ठहराया और केट ने हेलेना की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराया। इसके बाद केट ने ताकाहाशी के बारे में जानने के लिए जासूस मैकार्थी को फोन किया। उत्तरार्ध से पता चलता है कि ताकाहाशी एक प्राथमिक विद्यालय में शेफ था। एक दिन उसने दूषित मछलियां बना ली जो दुर्घटनावश 38 मासूम बच्चों की मौत का कारण बनी। ताकाहाशी को शायद कुर्सी मिलनी चाहिए थी। यह सुनने के बाद केट को पता चलता है कि मारा उन लोगों को निशाना बनाता है जो अपने केट पर अपराधबोध से ग्रस्त हैं, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया खराब हो गई है। जासूस अभी भी उस पर विश्वास करने और उससे सोफी के अपराध के बारे में पूछने में झिझकते हैं। जवाब में केट ने उन्हें बताया कि बच्चा उससे बात करने और अपनी मां को मानसिक शरण में भेजने के लिए खुद को दोषी मानता है। इस नई जानकारी के साथ केट ने सोफी को बचाने के लिए वापस अस्पताल जाने का फैसला किया। रास्ते में उसे हेलेना और मारा के कई डरावने सपने आते हैं, जिसके कारण उसकी दुर्घटना हो जाती है। इस झटके के बावजूद केट ने अस्पताल जाना जारी रखा। दुर्भाग्य से वह सो जाती है और चौथे चरण में प्रवेश करती है। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। केट को मारा के घातक सपने दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वह किसी तरह अस्पताल पहुंचने में सफल हो जाती है। वहां पहुंचने पर केट सोफी को नींद के पक्षाघात की स्थिति में पाती है और उसे जगाने का प्रयास करती है। तभी मारा आ जाता है, इसलिए केट सोफी को गले लगा लेती है, साहसपूर्वक स्वीकार करती है कि वह दोषी है, बच्चा नहीं। चमत्कारिक ढंग से मारा गायब हो जाता है और सोफी की आंखों से लाली गायब हो जाती है। बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद केट की थकान उस पर हावी हो जाती है, जिससे वह सो जाती है। कुछ ही समय बाद वह हेलेना की दिव्य दृष्टि से जागती है, जो उसके निधन के लिए केट को दोषी ठहराती रहती है। अपने अपराधबोध को दूर करने में असमर्थ केट नींद के पक्षाघात से पीड़ित है और फिल्म का अंत मारा के उसकी ओर बढ़ने के साथ होता है।